दोस्तों, कुछ दिनों से YouTube ने कई लोगों के चैनल उड़ा दिए हैं। तो अगर इस चैनल को कुछ हो जाए, इससे पहले आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और हमारे बैकअप चैनल से भी जुड़ जाओ। अगर इस चैनल को कुछ हुआ तो वीडियोस टेलीग्राम और दूसरे चैनल पर आएगी, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की है। हम्फ, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। मैं ग्रैंड प्राचीन राष्ट्र के शाही परिवार से हूं। अगर तुम मुझे मारते हो तो शाही दरबार भड़क उठेगा और एक्सुएंशन दाओ सेक्ट भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। मेरे ग्रैंड की शक्ति ऐसी नहीं है जिसकी तुम कल्पना कर सको। सचिन ने बिना किसी डर के राघव को देखा। वाह, ये तो डरावना लगता है। मुझे लगता है कि मैं इसे आजमाऊंगा। राघव उसके शब्दों से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने बस ब्लड ड्रिंकर को नीचे की ओर चलाया, भिन भिनाहट। जैसे ही ब्लड ड्रिंकर सचिन के सिर तक पहुंचने वाली थी, उसके माथे से एक रोशनी निकली जिसने राघव की कृपाण को रोक दिया। उसी समय सचिन के पीछे एक छवि दिखाई दी। उस छवि के अंदर बैंगनी सुनहरे चोगे और सिर पर मुकुट पहने एक बुजुर्ग थे। उन्होंने सख्ती से चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम मेरे ग्रैंड के शाही परिवार के वंशज को क्यों मारना चाहते हो? उस आकृति को देखकर राघव चौंक गया, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक प्रक्षेपण प्रोजेक्शन है। यह केवल लोगों को डराने में सक्षम था, क्योंकि इसने मेरे भाइयों को मारा। इस प्रभावशाली आकृति को देखते हुए राघव का दिल दहल गया। यह व्यक्ति शायद जुआन मास्टर के स्तर का कोई व्यक्ति था। क्या तुम्हें पता है कि तुम जो कर रहे हो वो मेरे ग्रैंड शाही परिवार के लिए एक उकसाहट है? बुजुर्ग ने मांग की। राघव ने तुरंत उपहास किया, उकसाहट? मुझे ये शब्द पसंद नहीं है। मेरे सामने खुद को कोई सर्वोच्च हस्ती दिखाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे वंशज मेरे भाइयों को मारते हैं, ये सही है, लेकिन जब मैं अपने भाइयों का बदला लेता हूं तो ये उकसाहट है। क्या तुम बेवकूफ हो? उसने ग्रैंड प्राचीन राष्ट्र के बारे में सुना था। उस समय बिलाल ने भी एक बार जुआन मास्टर को डराने के लिए इसके नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। ये एक भयानक हस्ती होनी चाहिए। असल में अगर ग्रैंड विशेषज्ञ शांति से चीजों को सुलझाना चाहता तो शायद राघव सचिन की जान बख्श देता। आखिरकार सचिन ने व्यक्तिगत रूप से एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों को कभी नहीं मारा था, लेकिन इसके बजाय इस ग्रैंड विशेषज्ञ ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो आकाश के नीचे नंबर 1 हो, जैसे बाकी सब सिर्फ चींटियां हों। राघव का गुस्सा तुरंत बढ़ गया। लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम किस संप्रदाय से हो? किस परिवार से? बुजुर्ग गरजे, दफा हो जाओ बूढ़े बेवकूफ। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने तुम पर इतने सारे शब्द बर्बाद कर दिए। मैं भी बेवकूफ बन रहा हूं। भिन भिनाहट। राघव ने उसे नजरअंदाज किया और एक बार फिर ढाल पर ब्लड ड्रिंकर चलाई, जिससे वो हिल गई और तेजी से मध्यम पड़ गई। शाही चाचा, यह व्यक्ति एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों में से एक है। आपको अपने बच्चे का बदला लेना ही होगा। सचिन पहले ही समझ चुका था कि उसका भाग्य तय हो चुका है। ग्रैंड राघव को डरा नहीं पाया था और इसलिए उसने तुरंत राघव की पहचान चिल्लाकर बता दी। धमाका। आखिरकार ढाल और सहन नहीं कर पाई और राघव की कृपाण सचिन के माथे को भेद गई। उसकी अपार शक्ति ने उसके शरीर को सीधे उड़ा दिया, उसकी आत्मा को भी उसके साथ खत्म कर दिया। अच्छा छोटे लड़के, तो यह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट है। बस अपने संप्रदाय को खून से धुलवाने का इंतजार करो। जो मेरे ग्रैंड को उकसाते हैं, उनके 9वें रक्त संबंध तक के परिवारों को मार दिया जाता। बुजुर्ग चिल्लाए जैसे ही छवि फीकी पड़ गई। दफा हो जाओ। राघव ने छवि के खुद फीका पड़ने का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी कृपाण चलाई, उसे काट दिया। 4 शक्तिशाली सेलेशियल्स मारे जा चुके थे। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के सभी शिष्य अवाक रह गए, एक शब्द भी नहीं कह पाए। राघव बहुत ज्यादा दबंग था, यहां तक कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट भी ग्रैंड को उकसाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राघव ने किया। राघव, राघव, तुमने सचमुच मेरे सभी अनुमानों को पार कर दिया।
तुम अकेले 4 7वें रैंक के सेलेशियल्स को मारने में कामयाब रहे। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। अचानक जोरदार हंसी की आवाज आई जिससे सबके चेहरे बदल गए। रजनीश, देवदत्त। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि युद्ध के मैदान से गायब हुए ये दोनों लोग अब फिर से प्रकट होंगे। और तो और उनके चेहरे के भाव उनके दिलों की दुर्भावना को साफ दिखा रहे थे। अरुण दहाड़ उठा। रजनीश, देवदत्त, लड़ाई छोड़कर भागने के बाद तुम अब भी लौटने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? रजनीश का अनुसरण करने वाले सभी लोग क्रोधित थे। इस तरह के आचरण ने उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी। वे रजनीश की किसी भी कमी को माफ कर सकते थे, लेकिन एकमात्र चीज जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वो था विश्वासघात। अन्य विशेषज्ञ भी गुस्से और घृणा से उनकी ओर देख रहे थे, लेकिन उन दोनों को जरा भी परवाह नहीं थी। सीमा, नेहा और अन्य लोग राघव के पास उड़कर आ गए। राघव अभी कमजोर स्थिति में थे और वे एक गुप्त हमले को लेकर चिंतित थे। हीलिंग शिष्यों ने तुरंत एक के बाद एक उपचार कलाओं का प्रयोग किया। राघव का थका हुआ शरीर थोड़ा ठीक हुआ और वह काफी हद तक तरोताजा महसूस करने लगे। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग किया था और यहां तक कि उनके अमर मंच भी एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। उनकी वर्तमान शक्ति अभी भी सामान्य से 10वें हिस्से से भी कम थी। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उन्होंने उन दोनों को देखा। उनके निडर भावों ने उन्हें भी क्रोधित कर दिया। विश्वासघात सबसे दर्दनाक भावना थी, क्योंकि वह एक समूह को घातक झटका दे सकती थी। जब राघव हीलिंग शिष्यों के माध्यम से ठीक हो रहे थे, उन्होंने पूछा, क्या तुम दोनों मुकदमे का सामना करने के लिए लौटे हो? एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के 2 लाख से अधिक शिष्यों ने उन दोनों को घेर लिया था। इस महान युद्ध के बाद इस क्षेत्र में आए मूल 3 लाख शिष्यों में से लगभग 1/3 मारे गए थे। रजनीश और देवदत्त ने उन लोगों की ओर देखा भी नहीं। रजनीश ने घृणा से कहा, मुकदमा? तुम में मुझे मुकदमे में डालने की क्या योग्यता है? हम अब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्य नहीं हैं। हम उन दोनों ने एक ही समय में अपनी शिष्य पोशाक फाड़ दी, जिसके नीचे खून के रंग के चोगे दिखाई दिए, जिनके सीने पर एक भयंकर शैतानी चेहरा बना हुआ था। भ्रष्ट पंथ। सभी की पुतलियां सिकुड़ गई। क्या वे चोगे केवल भ्रष्ट पंथ के शिष्य ही नहीं पहनते थे? उन दोनों ने उन्हें कैसे पहन लिया? क्या उन्हें अब अपनी जान की परवाह नहीं थी? रजनीश हंसा। हाँ, सही कहा। हम अब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्य नहीं हैं। नहीं, हम धर्मी पंथ के शिष्य हैं। हम भ्रष्ट पंथ में शामिल हो गए हैं। शिष्यों ने दहाड़ते हुए कहा, बदमाशों, तुमने न केवल दाओ संप्रदाय को धोखा दिया, बल्कि तुम धर्मी पंथ को भी धोखा दे रहे हो। इतिहास में दोनों पंथों के बीच हुए संघर्षों के कारण इनमें से कई शिष्यों के पूर्वज भ्रष्ट पंथ के हाथों मारे गए थे। लगभग हर कोई भ्रष्ट पंथ से नफरत करता था। वे उन्हें टुकड़ों में फाड़ देना चाहते थे। ये देखकर कि वे दोनों भ्रष्ट पंथ में शामिल हो गए हैं, अनगिनत लोगों की आंखें लाल हो गई और जान लेने का इरादा फूट पड़ा। रजनीश पागलपन में हंसते हुए बोला, क्या तुम नाराज हो? और ज्यादा नाराज होते रहो। तुम अपना गुस्सा दूसरी दुनिया में ले जा सकते हो। आज हमने महान योगदान दिया है और हमें भ्रष्ट पंथ का पूरा संरक्षण मिलेगा। हमें एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में अब जूठन नहीं खानी पड़ेगी। तुम सब मरोगे, जबकि हम भ्रष्ट पंथ के शीर्ष विशेषज्ञ बनेंगे। यहां तक कि तुम्हारे दोस्त और परिवार भी हमारे हाथों मरते रहेंगे। लेकिन चिंता मत करो, उस तरह से तुम सब उस दुनिया में एक साथ रहोगे और अकेले नहीं पड़ोगे। उन्हें मार डालो। रजनीश के अहंकार ने उन सभी के क्रोध को भड़का दिया और अनगिनत शिष्य उन दोनों की ओर दौड़े। अचानक आकाश गड़गड़ा उठा। सभी ने जल्दबाजी में ऊपर देखा कि किस अज्ञात बिंदु पर दुनिया काले कोहरे की एक परत से ढक गई थी। चूंकि रात थी, किसी ने आकाश में बदलाव महसूस नहीं किया था। अब उन्होंने देखा कि काला कोहरा भयानक रून से बना था। रजनीश पागल होकर हंसा। क्या तुम जानते हो कि हम पहले क्या कर रहे थे? हाँ, हम इस महान गठन को सक्रिय कर रहे थे। 1 लाख मील के भीतर सब कुछ सील कर दिया गया है। अब तुम सब एक पिंजरे में बंद पंछी हो। धर्मी पंथ के मूर्खों, अपने अंतहीन पछतावे में मजा लो।
एक के बाद एक लोग आकाश से उतरने लगे। वे सभी भ्रष्ट पंथ के चोगे पहने हुए थे और उनके सीने पर बनी शैतानी छवियां और भी स्पष्ट थी, जो असली जीवित शैतानों की तरह लग रही थी। उनकी आभा भी बेहद भयानक थी, जिससे दूसरों को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सभी शिष्यों के चेहरे बदल गए। ये हॉल मास्टर्स के स्तर के विशेषज्ञ हैं। इन लोगों को देखकर राघव की पुतलियां सिकुड़ गई। कुल 8 हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ थे। जैसे ही वे दिखाई दिए, उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए, जिससे काले रून्स निकले, जिसने आकाश में काले कोहरे को और मजबूत कर दिया। सीमा का चेहरा बदल गया। अच्छा नहीं, वे अपनी ऊर्जा को अलग कर रहे हैं ताकि बाहर की दुनिया उन्हें महसूस न कर सके। इस क्षेत्र में एक विशेष महान गठन था जो किंग स्तर से ऊपर के विशेषज्ञों को अंदर आने से रोकता था। अगर उस स्तर से ऊपर के कोई विशेषज्ञ प्रवेश करते तो इसे तुरंत महसूस किया जाता और एक अलार्म सक्रिय हो जाता। हालांकि रजनीश और देवदत्त ने पहले ही एक काउंटर फॉर्मेशन स्थापित कर दिया था, जिसने इन लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी और इन विशेषज्ञों ने तुरंत गठन को मजबूत किया। अचानक 100 से अधिक नए आकृतियां प्रवेश कर गई। वे सभी भ्रष्ट पंथ के चोगे पहने हुए थे, लेकिन राघव ने 2 परिचित चेहरे देखे। हॉल मास्टर, उप हॉल मास्टर, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों ने हैरान होकर चिल्लाया। ये दोनों लॉ एनफोर्समेंट हॉल के रवि और उनके सहायक उप हॉल मास्टर थे। उन दोनों के अलावा बाकी सभी भ्रष्ट पंथ के शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। एक त्वरित गिनती से पता चला कि वे 108 किंग स्तर के विशेषज्ञ और 16 हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के सभी शिष्यों को घेर लिया था और उनकी स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वे एक अजीब गठन में थे। रवि उनके गठन के बाहर खड़ा था, राघव को घूर रहा था और अपने दांत पीस रहा था। क्या तुम जानते हो राघव, मैं सचमुच तुम्हें दिल से नफरत करता हूं। राघव ने सिर हिलाया। मुझे पता है, इतना ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य के लिए बुरा होगा। चूंकि तुम भ्रष्ट पंथ में शामिल हो गए हो, तुम्हें कुछ और चाटुकारिता वाले शब्द कहने चाहिए। तुम मेरे लिए जितनी ज्यादा नफरत दिखाओगे, उतना ही ये पता चलेगा कि तुम उस पद को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे जो तुम्हारे पास इतने सालों से था। इससे तुम्हारे नए मालिक तुम पर संदेह करेंगे और शायद वे तुम्हें चुपचाप खत्म भी कर दे। रवि का चेहरा बदल गया। राघव के शब्द उनके दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उन्होंने सचमुच भ्रष्ट पंथ के साथ हाथ मिला लिया था, क्योंकि उन्हें एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उनका पुराना सहयोगी मारा जा चुका था। उनका पुराना प्रतिद्वंद्वी उप एल्डर मास्टर के पद पर पदोन्नत हो गया था, जबकि लॉ एनफोर्समेंट हॉल की शक्ति टूट गई थी। वो पहले ही अपना सारा अधिकार खो चुके थे। उनके एक उप हॉल मास्टर ने उन्हें एक बार हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट में शामिल होने की सलाह दी थी। आखिरकार उन्हें पिल टावर का समर्थन प्राप्त था और इसलिए एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की तुलना में उनके पास वहां बेहतर संभावनाएं होंगी। रवि इतने समय तक अनिच्छुक थे, जब तक कि आखिरकार वो उप हॉल मास्टर की सलाह के साथ एक साजिश पर सहमत नहीं हुए। इस साजिश का लक्ष्य राघव और अन्य लोगों को मारना था। उन्होंने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में दूसरों को धोखा देने के लिए एक क्लोन छोड़ दिया था, जबकि उनका असली शरीर और उप हॉल मास्टर ने चुपके से दाओ संप्रदाय छोड़ दिया था। वे पूर्वी समुद्र की ओर भागे थे, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे, उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। जो उनका इंतजार कर रहा था, वो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्य नहीं थे, बल्कि भ्रष्ट पंथ के शिष्यों का एक समूह था। उप हॉल मास्टर ने भ्रष्ट पंथ के सदस्यों में से एक के रूप में अपनी पहचान उजागर कर दी। रवि को 2 विकल्प दिए गए थे, या तो वह सहयोग करे या उन्हें मार दिया जाए। अंत में उन्होंने पहले वाला चुना, क्योंकि भ्रष्ट पंथ ने उन्हें एक बहुत ही उदार वादा दिया था। भ्रष्ट पंथ की मदद से रवि ने अपने 2 भरोसेमंद अधीनस्थों रजनीश और देवदत्त के हाथों से एक स्वर्ग धोखा देने वाला गठन स्थापित किया था, ताकि उनकी सभी आभाओं को अवरुद्ध किया जा सके। धर्मी पंथ उन्हें महसूस नहीं कर पाएगा। हालांकि रवि अब बहुत शक्तिशाली लग रहे थे, लेकिन अंदर से उन्हें वास्तव में कोई आत्मविश्वास नहीं था। आखिरकार उन्होंने धर्मी पंथ को धोखा दिया था। यह उनका मूल इरादा नहीं था,
लेकिन उन्हें मजबूर किया गया था। अब राघव को देखते हुए वो स्वाभाविक रूप से क्रोध से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि यह सब राघव की गलती थी, और फिर भी राघव के शब्द भी सही थे। वह राघव के लिए जितनी ज्यादा नफरत व्यक्त करते, उतना ही यह व्यक्त होता कि वह अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में नाराज थे। इससे भ्रष्ट पंथ के विशेषज्ञों को लगेगा कि वह ईमानदारी से भ्रष्ट पंथ में शामिल नहीं होना चाहते थे। और जैसा कि राघव ने कहा, यह संभव था कि यह मामला खत्म होने के बाद उन्हें मार दिया जाएगा। एक और काले चोगे वाला व्यक्ति आकाश में दिखाई दिया। उसके सिर पर एक काला सोने का मुकुट था। उसकी आवाज से स्वर्ग और पृथ्वी गड़गड़ा उठे और एक निराकार दबाव नीचे आया, जिससे सभी को लगा कि उनका खून का संचार रुकने वाला है। वे सभी कागज की तरह पीले पड़ गए। ऐसा लगा जैसे ये व्यक्ति किसी भी क्षण उनकी जान ले सकता है। राघव हंसे। एक एल्डर मास्टर के स्तर का विशेषज्ञ। हाँ, मैं राघव वास्तव में धन्य हूं कि मुझ पर हमला करने के लिए ऐसा सर्वोच्च विशेषज्ञ आया है। उस शक्तिशाली विशेषज्ञ ने कहा, इसका कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारा भाग्य बहुत अजीब है, और ईस्टर्न वेस्टलैंड से प्राप्त जानकारी के आधार पर तुम्हारा कर्म भाग्य स्वर्ग को धता बताने वाला है। तुम अनगिनत बार भ्रष्ट पंथ के जालों से किसी तरह बच निकले हो। तुमने हमें बार बार भारी नुकसान पहुंचाया है। पहले तुम एक्सुएंशन दाओस सेक्ट में छिपे रहे, जिससे हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब तुम आखिरकार बाहर आ गए हो। हम इस बार लापरवाह नहीं होंगे। इस बार हम तुम्हें खत्म करके ही मानेंगे। राघव ने उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा, आह, अद्भुत। इस कनिष्ठ को आपकी सावधानी के लिए आपकी प्रशंसा करने दे। शीर्ष भ्रष्ट विशेषज्ञ ने कहा, आपकी प्रशंसा के लिए बहुत धन्यवाद। ये ठीक यही सावधानी थी जिसने मुझे मेरी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने दिया। दूसरे मुझ पर अत्यधिक सतर्क रहने के लिए ताना मारते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में शायद ही कभी कोई नुकसान उठाया हो। इसलिए आज राघव, तुम निश्चित रूप से बच नहीं पाओगे। हमने 8 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ और 108 जेड कोर विशेषज्ञों को भेजा है। सच कहूं तो यह वास्तव में अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि तुम सभी एक्सुएंशन दाओस सेक्ट के अभिजात वर्ग हो। मुझे तुम्हारी सभी आत्माओं को निकालने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत थी ताकि एक महान गठन बनाया जा सके। तुम्हारी आत्माओं को नाराज आत्माओं में तड़पाकर मैं एक कीमती आत्मा प्रतिशोध मोती को परिष्कृत कर सकता हूं। 2 लाख से अधिक कुलीन शिष्यों की आत्माओं से परिष्कृत एक आत्मा प्रतिशोध मोती निश्चित रूप से एक शीर्ष श्रेणी का होगा। हालांकि राघव, मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे सकता हूं। राघव थोड़ा हैरान हुए। ओह, मैं इतना भाग्यशाली हूं। जब तक तुम मुझ पर रक्तदास मोहर लगाने के लिए तैयार हो और मेरे प्रति अपनी वफादारी की कसम खाते हो, मैं तुम्हें जिंदा रहने दे सकता हूं। राघव ने अचानक पूछा, तो अगर मैं सहमत हो जाता हूं, तो क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? करप्ट पाथ के शीर्ष विशेषज्ञ ने पूछा, क्या इच्छा? जिस कारण से मुझे गुलाम बनना पड़ेगा वो इन 4 बेवकूफों की वजह से है। क्या मैं सबसे पहले बदले में उन्हें मार सकता हूं? राघव ने रवि, देवदत्त, रजनीश और उपहॉल मास्टर की ओर इशारा किया। उन सबका चेहरा फक पड़ गया। राघव इतना जहरीला भी हो सकता है? करप्ट विशेषज्ञ ने ठंडे स्वर में कहा, राघव, मेरे साथ ऐसी बेकार की चालें मत चलो। मेरा धैर्य सीमित है, इसलिए इस अवसर को महत्व दो। राघव ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ चाले चल रहा हूं। वैसे भी मैं आप जैसे पुरानी खोपड़ी वाले लोगों को, जो अनगिनत साल जी चुके हैं, शायद ही मात दे पाऊंगा। लेकिन क्या आपने एक कहावत नहीं सुनी? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे अच्छी योजना भी गलत हो सकती है। हालांकि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति माने जा सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता और चालबाजी के मामले में आप एक निश्चित व्यक्ति से बहुत दूर हैं। बस एक प्राचीन दर्पण राघव के माथे से बाहर निकला। इसने तुरंत असीम प्रकाश जारी किया। रवि चिल्लाया, अच्छा नहीं, यह रीइंकारनेशन मिरर है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही रीइंकारनेशन मिरर प्रकट हुआ, राघव और एक्सुएंशन दाओस सेक्ट के अन्य सभी शिष्य प्रकाश से सुरक्षित हो गए और करप्ट पाथ की दृष्टि से गायब हो गए। उसी समय आकाश में धुंध के बीच से एक चमकीली किरण निकली, जिसने उनकी व्यू रचना को तोड़ दिया।
आकाश में भी एक प्राचीन दर्पण प्रकट हुआ था। ये एक उग्र सूर्य की तरह था जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा था। इसकी शक्ति ने आकाश को हिला दिया, मानो दुनिया इसके अस्तित्व को सहन नहीं पा रही हो। राघव और अन्य हजारों मील दूर प्रकट हुए। सभी शिष्य खाली आंखों से घूर रहे थे। ये नहीं जानते थे कि क्या हुआ है। एल्डर मास्टर उनके मूल स्थान पर प्रकट हुए थे। उनके पीछे रीइंकार्नेशन मिरर लगातार घूम रहा था, असीम प्रकाश जारी कर रहा था, जिसने करप्ट पाथ के सभी विशेषज्ञों को घेर लिया था। उसी समय शिवेंद्र और दर्जनों हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ हवा में दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक के हाथ में प्रकाश की एक किरण थी। यह प्रकाश वास्तव में एक प्राचीन ऋण था जिसने हवा में एक विशाल व्यू रचना बनाई। एल्डर मास्टर ने नीचे करप्ट विशेषज्ञों को देखा और कहा, मूल रूप से मैंने सोचा था कि यह जाल केवल कुछ छोटी मछलियों को पकड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी मछली तैरकर आएगी। राघव, बहुत बढ़िया। अपने शांत स्वभाव के बावजूद वो उत्साहित थे। राघव मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। एल्डर मास्टर की शतरंज की यह चाल वास्तव में बड़ी थी और वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम उनकी अपेक्षाओं के भीतर था। इससे पहले कि राघव पूर्वी समुद्र में आता, एल्डर मास्टर ने रीइंकार्नेशन मिरर का माध्यमिक दर्पण राघव को दिया था। इसमें प्राथमिक दर्पण से जुड़ने की क्षमता थी और जैसे ही राघव फंसा, एल्डर मास्टर को इसकी जानकारी हो गई। सच कहूं तो रवि के निकलते ही एल्डर मास्टर को पता था कि क्या होने वाला है। इसलिए उन्होंने टावर डिपार्टमेंट हेड को संप्रदाय का प्रभारी बनाया था और एहतियात के तौर पर वे संप्रदाय की दिव्य वस्तु भी लाए थे। शुक्र है कि वह लाए थे, वरना उनके स्तर के शत्रु के मौजूद होने पर यह अज्ञात होता कि कौन जीतेगा। और भले ही वह करप्ट के शीर्ष विशेषज्ञ को हरा सकते थे, वह उसे मार नहीं पाते। लेकिन रीइंकार्नेशन मिरर के साथ ये सभी लोग जार में फंसे हुए कछुए बन गए थे। वे भाग भी नहीं सकते थे। करप्ट पाथ की तरफ पूरी तरह से स्तब्ध थी। रीइंकार्नेशन मिरर के तेज के नीचे वे बाहर कुछ भी नहीं देख सकते थे। एल्डर मास्टर ने हाथ के मुहर बनाए और रीइंकार्नेशन मिरर तेजी से घूमने लगा। एक भयानक दबाव ने तारों को हिला दिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से कांपने लगे। इस समय शिवेंद्र और अन्य के हाथों में ऋण चकाचौंध करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को व्यू रचना में डाल दिया। आहे! करप्ट पाथ की ओर से दयनीय चीखें गूंजी। राघव को यह देखकर झटका लगा कि उस चकाचौंध करने वाले प्रकाश के भीतर एक के बाद एक आकृतियां रीइंकार्नेशन मिरर में खींची जा रही थी। करप्ट पाथ के किंग्स को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला और वे सभी अंदर खींचे गए। हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ केवल एक सांस के लिए ही सह पाए। केवल शीर्ष विशेषज्ञ के शरीर से काली की फूटी और उसने चमकीले प्रकाश को अवरुद्ध किया। लेकिन रीइंकार्नेशन मिरर के सामने उसका किया धरा सब व्यर्थ था। वो केवल एक दर्जन सांस तक ही टिका रहा, इससे पहले कि उसे रीइंकार्नेशन मिरर में खींच लिया गया। प्रकाश फीका पड़ गया और एल्डर मास्टर ने रीइंकार्नेशन मिरर को हटा दिया। शिवेंद्र और अन्य ने राहत की सांस ली। शिवेंद्र बेहद भावुक थे। इस बार हम अमीर हो गए। इन करप्ट विशेषज्ञों को एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के लिए हजारों सालों के संसाधनों के बदले बदला जा सकता है। धर्मी पथ में मार्शल हेवन अलायंस था और सभी धर्मी संप्रदाय हर साल कुछ कर भुगतान भेजते थे। ये कर एक पुरस्कार प्रणाली बन गया था। प्रत्येक संप्रदाय करप्ट पाथ के विशेषज्ञों को मारकर मार्शल हेवन अलायंस से पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। पुरस्कार की राशि मारे गए करप्ट विशेषज्ञों की स्थिति और कल्टीवेशन आधार पर निर्भर करती थी। मूल रूप से एल्डर मास्टर ने सोचा था कि 2 हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञों को पकड़ना काफी अच्छा होगा। ये एक बड़ा लाभ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि करप्ट पाथ ने इतना सतर्क विशेषज्ञ पाला होगा जो चीजों को व्यक्तिगत रूप से करना पसंद करता हो। नतीजतन उन्होंने एक बड़ी मछली पकड़ी और वह भी अत्यंत बड़ी। सिर्फ ये एक मछली एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को समृद्ध बना सकती थी। यह देखकर कि करप्ट विशेषज्ञों को व्यवस्थित कर दिया गया था, शिष्यों ने जयकार की। एल्डर मास्टर बेहद खुश थे और उन्होंने राघव की प्रशंसा की। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, राघव। एल्डर मास्टर भावुक महसूस किए बिना नहीं रह सके।
उनकी सभी योजनाओं के बावजूद अभी भी कई अप्रत्याशित कारक थे। अगर पशु ज्वार के अंत में उस नाजुक क्षण में राघव प्राचीन जातियों, हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट और ब्लडकिल हॉल के हमले को संभाल नहीं पाता तो उनकी सभी योजनाएं बर्बाद हो जाती। सौभाग्य से राघव ने एल्डर मास्टर को एक सुखद आश्चर्य दिया था और उनकी योजनाओं को पूरी तरह से पूरा किया था। राघव ने सिर हिलाया। यह सब एल्डर मास्टर की त्रुटिहीन योजना की वजह से है। जब चालबाजी की बात आई तो वह एल्डर मास्टर से कभी आगे नहीं निकल पाएगा। यह कुछ ऐसा था जिसे एल्डर मास्टर ने सैकड़ों साल पहले शुरू किया था। अब यह पूरी तरह से पक चुका था और जो कुछ बचा था वो केवल इसे काटना था। तुलना में अल्केमी पवेलियन का विस्फोट एक बाल खोने जैसा था, जबकि उन्होंने अब एक पूरा बैल हासिल कर लिया था। यह निवेश वास्तव में फायदेमंद था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि एल्डर मास्टर ने राघव को इतनी बार चेतावनी दी थी कि उसे आत्मनियंत्रण सीखना होगा। हालांकि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट अराजक लग रहा था। सब कुछ एल्डर मास्टर के नियंत्रण में था, जहां तक ड्रैगन ब्लड लीजन की बात थी। हालांकि वे अच्छे और मजबूत दिखते थे, कई चीजें थी जो राघव के नियंत्रण में नहीं थी। अचानक एल्डर मास्टर ने हाथ हिलाया और एक आकृति सबके सामने प्रकट हुई। वो रवि था। रवि अचानक पश्चाताप से जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया। एल्डर मास्टर, मेरी जान बख्श दे। एल्डर मास्टर ने सिर हिलाया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। जिसे माफी मांगनी चाहिए वो मैं हूं। मैंने तुम्हें अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हारे स्वार्थी स्वभाव का इस्तेमाल किया, तुम्हारी हद धर्मिता का इस्तेमाल किया और चीजों को स्वीकार न करने की तुम्हारी अक्षमता का इस्तेमाल किया। तुम्हारे बारे में हर चीज में मैं पृष्ठभूमि में था। जहां तक तुम्हारे उपहॉल मास्टर की बात है, जिस मिनट उसने एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में प्रवेश किया, मैं जानता था कि वो करप्ट पाथ का एक जासूस है, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे तुम्हारे पास रखा। एल्डर मास्टर, रवि ने खाली आंखों से उनकी ओर देखा। उसे मारने के बजाय एल्डर मास्टर अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे थे। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। जाओ और एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में वापस मत आना। स्वर्ग के नीचे की जमीन असीम है और तुम कहीं भी जा सकते हो। हालांकि इस तथ्य के कारण कि हम कभी एक ही संप्रदाय से थे, मुझे तुम्हें एक बात बताने दो। तुम बहुत स्वार्थी हो और पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हो। अगर तुम अपने चरित्र को आरक्षित करना नहीं सीखते हो तो तुम जिस भी संप्रदाय में जाओगे तुम्हारा अच्छा अंत नहीं होगा। जाओ। रवि ने गुहार लगाई। एल्डर मास्टर, शिष्य एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में रहना चाहता है। शिष्य निश्चित रूप से अपने तरीके बदल देगा। एल्डर मास्टर ने सिर हिलाया। इस दुनिया में कुछ भी बदला जा सकता है, लेकिन जिस चीज को बदलना सबसे कठिन है वह है किसी व्यक्ति का स्वभाव। ये ऐसा कुछ नहीं जिसे केवल इसलिए बदला जा सके क्योंकि तुम कहते हो कि तुम करोगे। जाओ। अंत में रवि ने एल्डर मास्टर के सामने 3 बार साष्टांग प्रणाम किया और निराश होकर चला गया। सब चुप थे। शिवेंद्र आहे भरे बिना नहीं रह सका। एल्डर मास्टर, आपने उसे अपने तरीके बदलने का मौका क्यों नहीं दिया? एल्डर मास्टर ने कहा, मैंने उसे वो मौका पहले ही दे दिया था। रवि ने पिछले कुछ वर्षों में जो स्वार्थी काम किए हैं वे मुझे उसे मारने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आखिरकार मैं ही था जिसने उसे इस्तेमाल किया और उसे मारने पर मुझे अपराध बोध महसूस होगा। यह मत सोचना कि अब वो प्रबुद्ध हो गया है। उसके पुराने चरित्र को फिर से उभरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर उसे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में रखा जाता तो वो एक टिकने वाला बम होता। अगर वह एक बार संप्रदाय को धोखा दे सकता था तो वह इसे दूसरी बार भी धोखा दे सकता था। इसलिए उसे दाओ संप्रदाय में नहीं छोड़ा जा सकता। जहां तक वह कौन सा रास्ता अपनाता है ये उसका अपना फैसला है। अचानक एल्डर मास्टर ने अपनी हथेली को आगे मारा। वहां कौन है? उनकी हथेली के कारण अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी और अचानक लोगों का एक बड़ा समूह प्रकट हुआ। विजेंद्र, मेरे हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों और यहां तक कि प्राचीन जातियों को मारने की साजिश रचने की तुम्हारी कितनी हिम्मत है? हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के बिलाल दिखाई दिए और उनके बगल में एक सींग वाला एक प्राचीन जाति का बुजुर्ग था।
उसका सींग राघव द्वारा मारे गए हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के रैंक 7 सेलेस्टियल के सींग जैसा दिखता था, सिवाय इसके कि यह सींग बैंगनी सोने के रंग का था और चमकीले प्रकाश से चमक रहा था। उसके पीछे सैकड़ों विशेषज्ञ थे। 10 से ज्यादा हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ थे और बाकी किंग्स थे। माहौल तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गया। एल्डर मास्टर ठंडे होकर मुस्कुराए। बिलाल, क्या तुम उम्र के साथ मूर्ख हो गए हो? जो कुछ भी हुआ है, मैं किसी और से ज्यादा स्पष्ट हूं और मेरे हाथों में सभी प्रकार के सबूत है, जिसमें रजनीश का जीवन भी शामिल है। एक साधारण आत्मा खोज सच्चाई को प्रकट कर देगी। ये मेरे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों को मारने और प्राचीन जातियों के साथ मिलीभगत करने के तुम्हारे इरादे को भी उजागर करेगा। तो क्या तुम अपने पक्ष के कत्लेआम होने के बाद यहां रोने आए हो? एल्डर मास्टर को यह अजीब नहीं लगा कि बिलाल और अन्य आएंगे। वो जानते थे कि रीइंकार्नेशन मिरर का उपयोग करने जैसी इतनी बड़ी चीज मार्शल हेवन अलायंस से लोगों को खींच लाएगी। हालांकि बिलाल और अन्य पहले पहुंचे थे। जैसे ही वे चुपके से व्यू रचना बनाने की तैयारी में करीब आए, उनकी योजनाओं को एल्डर मास्टर के एक हाथ के इशारे से बर्बाद कर दिया गया। हालांकि पशु ज्वार अपने शिष्यों को परखने का सबसे अच्छा मौका था। सभी सेक्स के पास रक्षा की एक दूसरी लाइन होती थी। वे निश्चित रूप से समुद्री राक्षसों को निर्दोष आम लोगों का नरसंहार करने की अनुमति नहीं देंगे। प्राथमिक रक्षा लाइन के पीछे एक दूसरी लाइन थी, लेकिन अगर शिष्यों से बनी प्राथमिक रक्षा लाइन समुद्री राक्षसों को रोकने में सक्षम नहीं होती और दूसरी रक्षा लाइन का उपयोग किया जाता, तो सेक्ट उस क्षेत्र की रक्षा करने की अपनी योग्यता खो देता। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट और प्राचीन जाति का विशेषज्ञ एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों के विनाश की खबर सुनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका इंतजार अपने खुद के शिष्यों के विनाश की खबर से खत्म हुआ। इसलिए वे तुरंत भागे भागे यहां चले आए थे। बिलाल, मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। चलो न्याय की बात करते हैं, एल्डर मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम मुझसे न्याय की बात करना चाहते हो? बिलाल गुस्से से दहाड़ा, लगभग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सही कहा, तुमने मेरे दाओ सेक्ट के सभी शिष्यों को मारने की कोशिश में रजनीश को बहकाने के लिए लोगों को भेजा। इसके अलावा पर्दे के पीछे का मालिक वास्तव में करप्ट पाथ था। मुझे संदेह है कि तुमने करप्ट पाथ के साथ मिलीभगत की है, एल्डर मास्टर ने कहा। बकवास, मैं करप्ट पाथ के साथ मिलीभगत कैसे कर सकता हूं? बिलाल क्रोधित हो गया, अपनी स्थिति की भी परवाह न करते हुए गाली देने लगा। यह बदनामी ऐसी नहीं थी जिसे वो बर्दाश्त कर सकता था। भन भनाहट। ठीक इसी समय लोगों का एक और समूह दिखाई दिया। उन्होंने ग्रे रंग के चोगे पहने थे, जिनके सीने पर एक विशेष डिजाइन था। यह एक अमर अक्षर था, अलायंस। यह मार्शल हेवन अलायंस का निशान था। वे किसी भी सेक्ट से संबंधित नहीं थे, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स के सभी राइटियस पाथ के सेक्ट से चुनी गई एक शक्ति थे। वे सेंट्रल प्लेन्स में पूरे राइटियस पाथ के प्रभारी थे। उनमें से केवल 7 आए थे और नेता केवल हॉल मास्टर के स्तर पर था। लेकिन फिर भी उसने सख्ती से चिल्लाया, तुम सब यहां क्यों आए हो? किसी ने मेरे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों को मारने के लिए करप्ट पाथ के साथ मिलीभगत की, इसलिए मैं उनसे निपटने यहां आया हूं। मैंने करप्ट पाथ के कई सदस्यों को पकड़ा है, लेकिन हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट और प्राचीन जातियां यहां क्यों आई, ये तुम्हें उनसे पूछना होगा, एल्डर मास्टर ने हल्के से कहा। हालांकि मार्शल हेवन अलायंस के लोगों के पास शक्तिशाली कल्टिवेशन बेसेस नहीं थे, लेकिन वे मार्शल हेवन अलायंस का प्रतिनिधित्व करते थे। एल्डर मास्टर को व्यक्तिगत रूप से जवाब देना पड़ा। हम मार्शल हेवन अलायंस के लोगों को अपनी ओर देखते हुए देखकर बिलाल को पता नहीं चला कि क्या जवाब देना है। हम यहां लड़ाई के हलचल से खींचे गए थे, तुलना में प्राचीन जाति का विशेषज्ञ इतना सहमा हुआ नहीं था। प्राचीन जातियों का मार्शल हेवन अलायंस के साथ केवल कुछ हद तक गठबंधन का संबंध था। वे उनके नियंत्रण में नहीं थे। प्राचीन जातियों का अपना गठबंधन था और यह राइटियस और करप्ट पाथ के बीच की लड़ाई में तटस्थ था। लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने समुद्र की रक्षा के मिशन को विभाजित कर दिया, इसलिए उन्हें मार्शल हेवन अलायंस के कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ा। तो चूंकि पशु ज्वार समाप्त हो गया है, सब लोग गठबंधन मुख्यालय आ सकते हैं।
चूंकि आप सभी अपने अपने सेक्स के मालिक हैं, मैं कोई जल्दबाजी में फैसला लेने की हिम्मत नहीं करता। मेरे साथ आओ। मार्शल हेवन अलायंस के विशेषज्ञ को भी लगा कि यह मामला उसके संभालने के लिए बहुत बड़ा था। उसे बस इसकी रिपोर्ट करनी थी। सच कहूं तो वो इनमें से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता था। एक पल रुको। अचानक एक तेज चीख गूंज उठी और लोगों का एक समूह दौड़ता हुआ आया। एल्डर मास्टर की आंखें संकरी हो गई। ये लोग वास्तव में पिल टावर के विशेषज्ञ थे और उनमें से एक को वो पहचानता था जिसने एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में परेशानी खड़ी की थी। बाधा डाले जाने पर मार्शल हेवन अलायंस के विशेषज्ञ का भाव बदल गया और वह उन्हें डांटने ही वाला था जब उसने देखा कि वे पिल टावर से थे। उसने अपनी गालियां निगल ली और कहा, क्या आपके पास कोई सलाह है? पिल टावर के पीछे पिल वैली था और वे भी मार्शल हेवन अलायंस के प्रशासन के दायरे में नहीं थे। वास्तव में कई चीजें थी जिनके लिए मार्शल हेवन अलायंस को पिल वैली के सहयोग की जरूरत थी, इसलिए उसके पास थोड़ा ज्यादा विनम्र होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं ऐसी कोई कल्पना करने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ बहुत बड़ी बात है जो मुझे सबको बतानी है। मैंने इसकी रिपोर्ट करने के लिए दिन रात दौड़ लगाई। पिल टावर के बुजुर्ग ने राघव को देखा। राघव का दिल धड़क उठा। उसे कुछ बुरा महसूस हुआ। ठीक इसी क्षण पिल टावर के विशेषज्ञ के पीछे एक और बुजुर्ग दिखाई दिया। उसने डाओइस्ट चोगे पहने थे और उसके बाल डाओइस्ट के जूड़े में बंधे थे। वो काफी उत्कृष्ट ढंग का स्वामी लग रहा था। ये तुम हो? राघव और शांभवी एक ही समय में चिल्लाए। ये बुजुर्ग ठीक वही था जिसने हेवनली फेट पवेलियन से शांभवी के शरीर में जादू डाला था। मैं डाओइस्ट नीरज हूं, ग्रैंड हा एंशिएंट नेशन के भीतर हेवनली फेट पवेलियन का स्वामी। कुछ दिन पहले मैं सितारों को पढ़ रहा था और सेंट्रल प्लेन्स में भारी उथल पुथल महसूस की। कुछ गणनाओं के बाद मैंने पाया कि एक हेवन सीजर है जिसने विद्रोह करना शुरू कर दिया है, जो सभी जीवों पर एक विपत्ति ला रहा है। नीरज ने एक शानदार उत्कृष्ट हवा के साथ कहा। राघव क्रोधित हो गया। इस घटिया हरामी ने वास्तव में उसे फंसाने के लिए उसका पीछा यहां तक किया था। हेवनली फेट आइलैंड पूरे महाद्वीप के संबंध में भी एक अत्यधिक शक्तिशाली अस्तित्व था। हालांकि ये पिल वैली जितना भयानक नहीं था, लेकिन भाग्य के गुप्त कार्यों में झांकने की उनकी क्षमताओं के कारण सभी को उनका सम्मान करना पड़ता था और किसी ने भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं की। ये हेवन सीजर कौन है? रचित को अचानक कुछ समझ में आया। ये व्यक्ति है। उसके शरीर पर हत्यारी आभा स्वर्ग और पृथ्वी के सौभाग्य को चुराने, अपनी कल्टीवेशन बेस को बढ़ाने के लिए दूसरों का जीवन लेने का परिणाम है। वह एक हेवन सीजर है। नीरज ने राघव की ओर इशारा किया। क्या बकवास। राघव मेरे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट का शिष्य है। उसके कई दोस्त हैं जिनकी वो गहराई से परवाह करता है। वो उन अकेले हेवन सीजर्स में से एक कैसे हो सकता है जो दूसरों के अस्तित्व के लिए विनाश है? अब तो एल्डर मास्टर भी क्रोधित हो गया। ये स्पष्ट रूप से बकवास था। राघव हेवन सीजर है या नहीं, इस बारे में वो किसी और से ज्यादा स्पष्ट था। एल्डर मास्टर को पता नहीं था कि यह व्यक्ति राघव को फंसाना क्यों चाहता था। उसने बस मान लिया कि पिल टावर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उन्होंने हेवनली फेट पवेलियन के इस व्यक्ति के साथ मिलीभगत की। उसे पता नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव ने नीरज के जादू से छुटकारा पा लिया था। इसके अलावा राघव ने नीरज के रहस्यों में से एक का पता लगा लिया था और इस तरह उसे यहां आने के लिए मजबूर किया था। मैं हेवनली फेट आइलैंड की विरासत का एक शिष्य, अपने खुद के हेवनली फेट पवेलियन का स्वामी हूं। मैं अंधाधुंध बकवास कैसे कर सकता हूं? तुम हेवन सीजर्स के बारे में कितना जानते हो? राघव स्पष्ट रूप से हेवन सीजर्स के बीच एक भिन्न है। उसके पास बस कुछ खजाना है जो उसे भाग्य से बचाता है, अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति जो सेलेस्टियल भी नहीं है इतनी अपार शक्ति कैसे रख सकता है? नीरज ने घमंड से व्यंग्य किया। वास्तव में नीरज को शांभवी के भाग्य से बचाव मिला था और जब उसने राघव के भाग्य को पढ़ने की कोशिश की थी तो उसने लगभग अपनी जान ही खो दी थी। उसे हेवनली दाव से एक भारी झटका लगा था जिससे उसका आधा शरीर फट गया था। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसने काफी तेजी से प्रतिक्रिया दी थी कि वह मरा नहीं था।
जैसे ही उसने झटका महसूस किया था, उसने अपनी युवन स्पिरिट को छिपा लिया था। राघव उसे गंभीर आतंक और असहजता की भावना लाया था। उसने उन लोगों से गुजरना शुरू कर दिया था जिन पर उसने कभी किसी तरह का जादू डाला था, और परिणाम स्वरूप उसने शांभवी को ढूंढ निकाला था। लेकिन शांभवी का भाग्य अभी भी उससे छिपा हुआ था। इसलिए उसने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के अन्य शिष्यों के भाग्य की गणना करना शुरू कर दिया था। वह आसान था और उसी ने उसे राघव की स्थिति का पता लगाने की अनुमति दी थी। वह सीधे पूर्वी समुद्र की ओर दौड़ा था। उसका लक्ष्य राघव और शांभवी को पूरी तरह से खत्म करना था। रास्ते में उसने राघव के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की थी। उसने फिर से राघव के भाग्य को पढ़ने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अन्य लोगों के भाग्य को पढ़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इस तरह उसे पता चला कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का अभी अभी पिल टावर के साथ संघर्ष हुआ था। उस समय उसने एक योजना बनाई कि राघव को हेवन सीजर घोषित किया जाए और बताया जाए कि उसके पास शक्तिशाली खजाने हैं। आकाश से एक विपत्ति को दूर करने के लिए उसने पिल टावर से मदद मांगी और इस प्रक्रिया में सुविधाजनक रूप से अमीर बन गया। पिल टावर स्वाभाविक रूप से ऐसी अच्छी चीज को मना नहीं करेगा। वे राघव को खत्म कर सकते थे और एक ही चाल में एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पर दबाव डाल सकते थे। इसमें उनके लिए थोड़ा सा भी नुकसान नहीं था। वैसे भी उनके पास नीरज था जो गवाही देता कि राघव एक हेवन सीजर है। यहां तक कि अगर उस पर झूठा आरोप लगाया गया तो वे सिर्फ सहयोगी थे। जब समय आएगा तो राघव मर चुका होगा और सारा दोष हेवनली फेट पवेलियन पर धकेल दिया जाएगा। यह पिल टावर के लिए पूरी तरह से लाभदायक था। क्या तुम देखते हो? दैवीय डाओइस्ट नीरज इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि राघव एक हेवन सीजर है। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और बचा है? हम अभी राघव को पकड़ने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि क्या तुम में पूरी दुनिया के दुश्मन बनने की हिम्मत है। मार्शल हेवन अलायंस के सभी लोग, तुमने भी ये देखा है। ये मामला तुम्हारे संभालने के लिए बहुत बड़ा है। बिलाल ने तुरंत राघव की ओर अपना हाथ बढ़ाया। बिलाल ने नीरज और पिल टावर के बीच की मिलीभगत को पहचाना नहीं, लेकिन वह एक बात जानता था, अब वो खुलेआम राघव को मार सकता था। एल्डर मास्टर ने एक हथेली भेजी, बिलाल को पीछे धकेल दिया। वह चिल्लाया, जानबूझकर दूसरों को बदनाम मत करो। मैं विजेंद्र अपने सिर का उपयोग करके गारंटी देता हूं कि राघव निश्चित रूप से एक हेवन सीजन नहीं है। दुर्भावनापूर्ण झूठे। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को धमकाना आसान है? मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे शिष्य के बाल को भी छूने की हिम्मत करता है। एल्डर मास्टर को वास्तव में राघव की रक्षा करते हुए देखकर नीरज दहाड़ा, विजेंद्र, क्या तुम एक हेवन सीजर को पनाह देने की हिम्मत करते हो? तुम क्या योजना बना रहे हो? एक भविष्य की विपत्ति को बढ़ाकर? क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें राइटियस पाथ को उखाड़ फेंकने की अनुमति देगा? सपने देखना बंद करो। हेवन सीजर्स हमेशा अपने चारों ओर के हर व्यक्ति को मार डालते हैं और तुम्हारा आचरण पूरे राइटियस पाथ को एक भयानक भविष्य में फेंक रहा है। उस पर शब्द बर्बाद मत करो। हेवन सीजर को मार डालो। प्राचीन जाति का विशेषज्ञ चिल्लाया। उसने तुरंत हमला किया। उसकी मुट्ठी सूरज की तरह चमक रही थी। हालांकि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों में से किसी को भी थोड़ी सी भी गर्मी महसूस नहीं हुई। उसकी मुट्ठी ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया, जिससे सभी शिष्य पीले पड़ गए। इस मुट्ठी को लेना तो दूर, केवल झटके ही उन्हें सैकड़ों बार मार डालेंगे। प्राचीन जाति के विशेषज्ञ के कार्रवाई करने के साथ ही बिलाल और पिल टावर के बुजुर्ग, साथ ही नीरज ने हमला किया। वे सभी उस स्तर के विशेषज्ञ थे। भन भनाहट। अचानक रीइंकार्नेशन मिरर हवा में दिखाई दिया। यहां तक कि अगर एल्डर मास्टर असहनीय रूप से अहंकारी था तो वह एक के मुकाबले 4 से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने सीधे रीइंकार्नेशन मिरर को बुलाया, रोशनी की एक किरण से उन चारों पर वार किया। धमाका। उन चारों ने रीइंकार्नेशन मिरर की रोशनी को रोकने के लिए अपने दिव्य हथियार निकाले। स्वर्ग और पृथ्वी विशाल स्थानिक मरोड़ के साथ फट गए। राघव और अन्य ने अचानक खुद को हजारों मील दूर पाया, लेकिन उस जगह पर भी अंतरिक्ष लगातार मुड़ रहा था। सौभाग्य से
उनकी रक्षा करने वाली रोशनी की एक परत थी। वो एक बाधा थी जिसे एल्डर मास्टर ने उनकी रक्षा के लिए रीइंकार्नेशन मिरर के माध्यम से बनाया था। हम रीइंकार्नेशन मिरर को रोकेंगे, बाकी सब जाओ राघव को मार डालो। जो तुम्हारे रास्ते को रोकते हैं उन्हें भी मार डालो। बिलाल चिल्लाया। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट, प्राचीन जातिया और पिल टावर के विशेषज्ञ सभी दूर एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों की ओर दौड़ पड़े। शिष्यों की रक्षा करो, आने वाले दुश्मनों को मारो, शिवेंद्र ने चिल्लाया और बाहर उड़ गया। एक हाथ ने रोशनी की एक लहर छोड़ी जिसने कई किंग्स को मार डाला, लेकिन उसने अभी हमला शुरू ही किया था कि वह 6 हॉल स्तर के विशेषज्ञों से घिर गया और रोक दिया गया। उन्होंने एक भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। शिवेंद्र मूल रूप से सिर्फ एक हॉल मास्टर था। हालांकि उसने लाइफ स्टार बीड का उपयोग करके लाइफ स्टार रेल में प्रगति की थी। उसकी लड़ने की शक्ति एक सच्चे लाइफ स्टार विशेषज्ञ से पूरी तरह से मेल नहीं खा सकती थी। 6 के खिलाफ एक लड़ना उसकी सीमा थी। विभिन्न हॉल मास्टर्स ने भी हमला किया। वे सभी जानते थे कि यह बात करने का समय नहीं है, इसे लड़कर अपनी जान दांव पर लगाकर ही सुलझाना था। सौभाग्य से शिवेंद्र अकेले ही दुश्मनों के 6 हॉल स्तर के विशेषज्ञों को रोके रखने में कामयाब रहा। अन्य हॉल मास्टर्स एक के मुकाबले एक की स्थिति में आ गए। युद्ध क्षेत्र में एक अस्थायी संतुलन बना रहा। हॉल स्तर के विशेषज्ञ बराबर थे, लेकिन उनके विरोधियों के पास किंग्स की संख्या 4 गुना थी। पहले ही पल में कई किंग्स मारे गए। हमें क्या करना चाहिए? इस अराजक दृश्य को देखकर मार्शल हेवन अलायंस के लोगों को पता नहीं था कि क्या करना है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों का यह समूह यहां लड़ना शुरू कर देगा। कोई रास्ता नहीं है, हमें जल्दी से जाकर रिपोर्ट करनी होगी। नेता को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की चीज को कैसे संभाले, इसलिए वो केवल उच्चाधिकारियों से मदद लेने जा सकता था। राघव ने गहरी सांस ली। उपचार करने वाले शिष्यों के पूरी कोशिश से बहाली के बाद वो लगभग 30% तक ठीक हो गया था। ब्लड ड्रिंकर को पकड़े हुए वो रीइंकार्नेशन मिरर के सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने महसूस किया कि अंतरिक्ष उसके चारों ओर लगातार मुड़ रहा है, जिससे वो बेहद असहज हो रहा था। कमजोर कल्टीवेशन वाले शिष्य इस मुड़े हुए अंतरिक्ष के भीतर मिट्टी में मिल जाएंगे। रीइंकार्नेशन मिरर की सुरक्षा के बिना आधे से अधिक शिष्य कुछ ही सांसों में मर जाएंगे। मारो, राघव ने अपना दिव्य चक्र बुलाया। उसकी आंखों में 4 तारे घूम रहे थे और हरे रंग के स्केल्स ने उसके शरीर को ढक लिया था। राघव, अपनी मौत का सामना करो। दर्जनों किंग्स तुरंत राघव पर हमला करने गए। एक किंग ने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन वह अपना मंत्रोच्चारण शुरू भी नहीं कर पाया था कि एक नीली रोशनी पास से गुजरी, उसे मार डाला। वो क्लाउड का हमला था। सीमा उसकी पीठ पर खड़ी थी और हाथों की मुद्राएं बनाते हुए आध्यात्मिक शक्ति उससे फूट पड़ी। एक सुनहरा फीनिक्स बाहर उड़ गया। वो उसका आत्मा आइटम था और वो लाखों उड़ने वाली तलवारों में बदल गया जो किंग्स पर दौड़ी। सीमा के आध्यात्मिक हमले ने काफी किंग्स को प्रभावित किया। उन्हें खतरे का एहसास तभी हुआ जब उसका आत्मा आइटम उन तक पहुंचा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका आत्मा आइटम उनके सिर को पार कर गया, उनकी आत्माओं को नष्ट कर दिया। एक झटके में 1 दर्जन से अधिक किंग्स मारे गए। उस लड़की को मारो, किसी ने चिल्लाया जब वो सीमा पर दौड़ पड़ा। गुम्स, वो अभी चला ही था कि तलवार रोशनी चमकी। एक और किंग मारा गया, 2 टुकड़ों में कट गया।